अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमने अगला चैप्टर स्टार्ट करना है जो है मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइन, और ये लिखा हुआ है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हादी का। तो सबसे पहले आपने रूटीन के मुताबिक जो है वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हादी के जो अहम नुकात हैं, जैसे कि हादी कहाँ पे पैदा हुए। अल्ताफ़ हुसैन हादी पानीपत में पैदा हुए, ठीक है। और पानीपत आपको पता है कि जंगों की वजह से पानीपत का मैदान जो है वो मशहूर है, ठीक है। इस तरीके से उनके अजदाद कहाँ से आए थे और क्या क्या उनकी अहम अहम जो चीज़ें हैं, वो सारे अहम नुकात जो हैं वो अपने एक पेज के ऊपर नंबर वाइज जो है वो आपने लिख लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद हम सबक का आगाज़ करेंगे, और सबक के आगाज़ में पहले मैं आपको रीडिंग करूँगी, अल्फाज के मायने बताऊँगी और उसके स्लीज करूँगी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिर बाद में आपने खुलासा जो है वो भी मुझे बताना है, और इसके क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं। चलें जी, हम इसका आगाज़ करते हैं। मिर्ज़ा गालिब के इखलाक नहायत वसी थे। वो हर शख्स जो उनसे मिलने जाता था बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। जो शख्स एक दफ़ा उनसे मिलता है उसे हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता था। यहाँ वो स्टार्ट में आगाज़ में बता रहे हैं कि मिर्ज़ा गालिब जो थे वो नहायत जो है वो खुले दिल के मालिक थे। उनके अखलाक जो थे वो नहायत वसी थे, खुश दिली से मिलते थे। जो शख्स उनसे मिलता था वो इतनी खुश दिली से मिलते थे, और वो हर शख्स और यानी कि वो शख्स जो उनसे एक दफ़ा मिल लेता, वो हर शख्स उनसे दोबारा मिलने के लिए बेचैन रहता। उसका दिल करता कि मैं इस बंदे से दोबारा मिलूँ, क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से, इतनी खुशी अखलाक़ी से उससे मिलते थे, बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। और जो शख्स एक दफ़ा उनसे मिलता उसे हमेशा मिलने का इख्तियार करता। दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते और उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन होते थे। इसलिए इनके दोस्त हर मज़हब और मिलत के ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार थे। जो खतूत उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं, उनके एक एक हर्फ से मेहर मोहब्बत, गमख्वारी और जिगार का टपकी पड़ती है। हर एक ख़त का जवाब लिखना अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन समझते थे। उनका बहुत सा वक्त दोस्तों को जवाब लिखने में सर्फ होता था। बीमारी और तकलीफ़ की हालत में भी वो खतूत के जवाब लिखने से बाज ना आते थे। वो दोस्तों की फरमाइशों से कभी तंग दिल ना होते थे। गज़लों की इस्लाह के सिवा और तरह तरह की फरमाइशें इनके बाद खालिस और मुखलस दोस्त करते थे, और वो इनकी तकमील करते थे। लोग उनको अक्सर बेरंग ख़त भेजते थे, मगर इनको कभी नागवार ना गुजरता था। अगर कोई शख्स लिफाफे में ख़त टिकट रख कर भेजता तो सख्त शिकायत करते थे। बताते हैं कि मिर्ज़ा गालिब जो थे, उनके अखलाक जो थे वो नहायत वसी थे। बहुत खुश दिली से वो मिलते थे, खुले दिल के मालिक थे और खुश अखलाक इंसान थे। और हमेशा उनकी कुशादा पेशानी खुले दिल से मिलना, खुश अखलाकी से मिलना। और जो शख्स उनसे एक दफ़ा मिलता था उसे हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता था, शौक़ रहता था। इश्तियाक हुआ जी शौक़। दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे। बाग बाग होना मुहावरा है, यानी कि उनका वो खुशी से खिल जाते थे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन होते थे। मतलब उनका अपने दोस्तों के साथ इतना ज़्यादा लगाव था कि अगर उनके दोस्त खुश होते तो वो खुश होते, और अगर उनके दोस्त जो थे वो उदास और परेशान होते तो मिर्ज़ा गालिब भी उदास और परेशान हो जाते। इसलिए इनके दोस्त हर मज़हब और मिलत के ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार थे। और यही वजह थी कि उनके दोस्त जो थे वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे, हर मज़हब और मिलत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनके दोस्तों में थे, उनके हल्का अहबाब में शामिल थे। और ना वो सिर्फ ये कि वो दिल्ली शहर में थे, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में वो लोग जो थे वो आबाद थे। मतलब हर एरिए, हर इलाके के लोग जो थे उनसे उनकी दोस्ती थी, और ख़त ख़ताब का सिलसिला जो था वो चलता रहता था। जो खतूत उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं, इनके एक हर्फ से मेहर मोहब्बत, मोहब्बत, दिल्ली लगाओ, गम ख्वारी यानी कि दुख दर्द बांटना, और जगानगत अपनाइयत, ठीक है, एका, इत्तेहाद, मोहब्बत, ये चीज़ें टपकी पड़ती हैं, ज़ाहिर होती हैं। हर ख़त जो उन्होंने अपने दोस्त को लिखा है, उन खतूत को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनके एक एक हर्फ में अपने दोस्तों के लिए प्यार और मोहब्बत है, अपनाइयत है, उनकी गमख्वारी है। हर एक ख़त का जवाब लिखना अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन समझते थे। फ़र्ज़ ऐन होता है जी वो फ़र्ज़ जो लाज़म हो, ठीक है। ऐन फ़र्ज़ समझते थे, वो ये नहीं समझते थे कि चलो ख़त का जवाब दिया, ना दिया, नहीं, ऐसे नहीं था।
बल्कि जो ख़त भी उन्हें आता था उनका दिल करता था कि ये उनको ऐसा फ़ील होता था कि जैसे ये उनके ज़िम्मे एक ज़िम्मेदारी है उनकी, कोई इस ख़त का जवाब दें, क्योंकि ख़त लिखने वाला उसके जवाब का मुंतज़िर होगा। इनका बहुत सारा वक्त दोस्तों को जवाब लिखने में ही सर्फ हो जाता था, सर्फ होता था, इस्तेमाल होता था, खर्च होता था, लिखते रहे, यानी कि वो वक्त जो अपने दोस्तों को ख़त लिखने में वो लगाते थे वो वक्त इस्तेमाल करते थे। बीमारी और तकलीफ़ की हालत में भी वह ख़तों के जवाब लिखने से बाज ना आते। अब अक्सर क्योंकि बुढ़ापा आ गया था, अक्सर बीमार रहने लग गए थे और अपनी बीमारी के दिनों में भी तकलीफ़ के बावजूद वो अपने दोस्तों को ख़त लिखना जो था वो तर्क नहीं करते थे, बाज ना आते थे, पीछे नहीं हटते थे। वो दोस्तों की फरमाइशों से कभी तंग दिल ना होते, बेजार ना होते, ताते नहीं थे, वो ताहट महसूस नहीं करते थे। गज़लों की इस्लाह के सिवा और तरह तरह की फरमाइशें इनके पास खालिस और मुखलिस दोस्त करते थे। कुछ लोग दोस्त थे जो कहते थे जी हमारी गज़ल की इस्लाह कर दे, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लास में कि शायर हजरात जो होते हैं वो जब गज़ल लिखते हैं वो इतने पुख्ता नहीं होते हैं अपने कलाम में, उन्हें लगता है कि कहीं हमसे गलती ना होगी हो, कि लफ्ज़ जो है यहाँ इससे ज़्यादा मुनासिब लगाया जा सकता है या इसकी बहर चेंज की जा सकती है, कुछ भी इसमें चेंजेस की जा सकती हैं। तो फिर वो किसी उस्ताद शायर से कहते हैं कि जी आप हमारी नज़म को पढ़ें, हमारी गज़ल को पढ़ें और फिर इसकी दुरुस्तगी कर दें। तो वो जो थे वो कभी भी गज़लों की इस्लाह हो या फिर किसी और नज़म की इस्लाह हो तो उससे कभी बेजार नहीं होते थे। कोई दोस्त फरमाइश करता था ना कि मेरी गज़ल की इस्लाह कर दे तो वो कर देते थे। इनके पास खालिस और मुख्तलिफ दोस्त थे और इनकी तकमील करते थे। लोग इनको अक्सर बेरंग ख़त भेजते थे मगर इनको कभी नागवार ना गुजरता था। दोस्त अहबाब जो उनके थे और कुछ लोग जो थे वो उन्हें अक्सर बेरंग ख़त भेजते थे। बेरंग होता है जिसके ऊपर टिकट ना लगा हुआ हो, उस ख़त को बेरंग ख़त कहा जाता है। और बेरंग ख़त का ये होता है कि अगर टिकट नहीं लगा हुआ ना ख़त के ऊपर तो जो ख़त वसूल करता है उस शख्स को उस टिकट के पैसे जो है वो अदा करने पड़ते हैं, पेमेंट करनी पड़ती है, इसलिए वो उसको भारी पड़ता है। तो लेकिन वो अक्सर लोग जो इस बात को बुरा मनाते हैं कि आपने मुझे बेरंग ख़त क्यों लिखा, बिना टिकट के ख़त क्यों लिखा, मगर गालिब जो थे वो इस बात से कभी नागवार जो उनको नहीं गुजरता था, बुरा नहीं लगता था, उनको बुरा महसूस नहीं करते थे। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई शख्स उनको लिफाफे में टिकट रख कर भेजता तो सख्त शिकायत करते थे। हाँ ये था कि अगर कोई शख्स जो है वो उनको ख़त के अंदर जो ख़त जिस ख़त में इस लिफाफे में ख़त लिखा गया है उसके अंदर अगर एक टिकट रख कर भेज देता तो कि जब गालिब इस्तेमाल करेंगे तो वो मुझे इसके अंदर इस टिकट को अपने ख़त पे लगा लेंगे, तो गालिब को ये चीज़ पसंद नहीं थी। मतलब कभी ऐसे होता था ना कि कोई दोस्त सोचता था कि गालिब बाज़ार जाएंगे, टिकट खरीदेंगे और फिर मुझे ख़त के ऊपर लगा कर भेजेंगे, तो क्यों ना मेरे पास टिकट मौजूद है, मैं वो ख़त में रख के तो उनको भेज दूँ। तो गालिब को ये चीज़ पसंद नहीं आती, तो उससे बुरा मनाते थे। मरवत और लिहाज मिर्ज़ा की तबीयत में बदरजा गायब था, बावजूद ये कि आखिर उम्र में वो शार की सलाह देने से बहुत घबराने लगे थे। बाई हमा कभी किसी का कसीदा या गज़ल बग़ैर इस्लाह के वापस ना करते थे। एक साहब को लिखते हैं जहाँ तक हो सका अहबाब की खिदमत बजा लाया और आके शार देखता था और इस्लाह देता था। अब ना आँख से अच्छी तरह सूझे और ना हाथ से अच्छी तरह लिखा जाए। मिर्ज़ा गालिब की उनके किरदार की एक और खूबी यहाँ पे हमें जो है वो पढ़ने को और जानने को मिलती है, और वो ये कि उनके तबीयत में मरवत और लिहाज, वो किसी की दिल आज़ारी नहीं करते थे, वो किसी को दो टोक जवाब नहीं देते थे, किसी को ना नहीं बोलते थे, जहाँ तक पॉसिबल होता था, मुमकिन होता था, वो उसकी मदद करते थे। बदरजा गायब था आखिरी हद तक, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बावजूद ये कि आखिरी उम्र में हालांकि बावजूद ये कि आखिरी उम्र में उनको इशार की जो सलाह थी वो घबराने लग गए थे। इसलिए घबराते थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना। बाई हमा फिर भी कभी किसी का कसीदा होता है वो गज़ल, वो नज़म जो किसी बादशाह या किसी अमीर आदमी या किसी बहुत कह लें कि साहिब इक़्तिदार के लिए तारीफ़ी नज़म या गज़ल लिखी जाए, ठीक है। और गज़ल आपको पता है कि जो शायर हजरात अपने महबूब के लिए लिखते हैं वो गज़ल होती है, बग़ैर इस्लाह के वापस ना करते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने कहा कि मेरा ये कसीदा या गज़ल है और इसको दुरुस्त कर दीजिए, तो बग़ैर दुरुस्तगी के वापस कर दो। और हद ये है कि एक साहब को लिखते हैं कि जहाँ तक हो सका अहबाब की खिदमत बजा लाया, यानी कि प्रॉब्लम में तो थे, तकलीफ़ में तो थे, तो एक जगह पर उन्होंने इस बात का इजहार भी किया और कहा कि जहाँ तक हो सकता था मैं अपने अहबाब की खिदमत बजा लाया। अहबाब हबीब की जमा यानी कि दोस्त, उनकी खिदमत बजा लाई, यानी कि उनके काम आता रहा।
और उनके अशार के जो राग थे वो मैं देखता भी था, उसकी इस्लाह भी करता था। लेकिन अब ये है कि ना तो मेरी आंखों से सही तरह से दिखाई देता है, नज़र कमज़ोर हो चुकी है मेरी, और मुझे पढ़ने में दिक्कत महसूस होती है, और ना हाथ से अच्छी तरह लिखा जाता है, क्योंकि उनके हाथ में आखिरी उम्र में राशा की तकलीफ़ हो गई थी। राशा की तकलीफ़ में हाथ जो है वो इंसान का कांपता रहता है मुसलसल, तो उसको लिखने में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहते हैं कि अब मेरी क्योंकि हालत ऐसी है कि मैं ना ढंग से लिख पाता हूँ और ना मुझे अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन फिर भी मेरे लिए मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं किसी का काम किए बिना उसे जवाब दूँ। अगरचे मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी, मगर हौसला अफराब था। आमदनी कलील थी, कम थी, उनकी आमदनी बहुत कम थी, मगर उनका हौसला अफराब था, यानी कि वो खुले दिल के मालिक थे। साइल इनके दरवाजे से खाली हाथ बहुत कम जाता था। साइल सवाल करने वाला, यानी कि मांगने वाला। ऐसा नहीं होता था कि कोई शख्स उनके दरवाजे पर मांगने के लिए आए और गालिब जो थे वो उसकी मदद ना करें, उसे खाली हाथ लौटा दें। उनके मकान के आगे अंधे, लंगड़े, लूले और अपाहज मर्द और औरत पड़े रहते थे। उनके मकान के, उनके घर के दरवाजे के बाहर अक्सर लोग जो कि माजूर हुआ करते थे, जो जिन्हें किसी भी किस्म की माजूरी थी, चाहे वो नाबीना थे यानी अंधे जिसको लिखा गया है, या फिर उनकी एक टांग ख़राब हो, या वो चल फिर ना सकते हो, या उनको कोई भी ऐसा मसला हो कि वो खुद कमा कर खाने लायक ना हो, तो वो आस लगा कर उनके दरवाजे पर आ जाते थे और मिर्ज़ा गालिब हमेशा उनकी मदद करते थे। गदर के बाद इनकी आमदनी कुछ ऊपर 150 रुपया माहवार हो गई थी और खाने पीने का खर्च भी कुछ लंबा चौड़ा ना था, मगर वो गरीबों और मोहताजों की मदद अपनी बसात से ज़्यादा करते थे, इसलिए अक्सर तंग रहते थे। यहाँ पे वो बताते हैं कि गदर के बाद, गदर से मुराद है कि 1857 की जंग आज़ादी। 1857 की जंग आज़ादी जो मुसलमानों ने अपनी आज़ादी की जंग लड़ी थी, उसको अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया था। तो यहाँ पे मुसन्निफ़ लिखते हैं कि जब गदर हुआ, यानी कि 1857 की जंग आज़ादी हुई, तो उस वक़्त के हालात ये थे कि आपके पास जो आमदन थी, जो महीना उनकी इनकम थी, वो 150 रुपये माहवार हो गई थी। ठीक है, 150 रुपये से भी कुछ ज़्यादा, यानी कि 150 रुपये से कुछ ज़्यादा कह लें, 175 रुपये, 170 रुपये हो गई थी। उनके खाने पीने का खर्च भी कुछ ज़्यादा नहीं था, और उस वक़्त के 175 रुपये बेटा काफ़ी मतलब कह लें कि अच्छी खासी अमाउंट है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि उनके खाने पीने का भी खर्च जो था वो कुछ ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वो 2 मियाँ बीवी थे, उनके ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं थी, तो उनका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता था। और मगर उसके बावजूद जो वो गरीबों और मोहताजों को ना जो मदद होती थी, वो अपनी बसात से मुराद हो गया कि अपनी ताकत से बढ़कर, जो उनकी अपनी थी, यानी कि ताकत थी, उससे बढ़कर जितनी वो गरीबों की मदद करते थे, और इसलिए अक्सर तंग रहते थे। तंग से मुराद है कि उनका हाथ तंग रहता था, यानी कि तंगदस्ती का शिकार रहते थे। यहाँ वो कहना ये चाह रहे हैं कि मिर्ज़ा गालिब जो थे वो लोगों की और दूसरे लोगों की इतनी ज़्यादा मदद करते थे कि उनकी अपनी आमदनी अच्छी खासी होने के बावजूद, खर्च कम होने के बावजूद, वो जो थे अक्सर वो तंगदस्त रहते थे। उसकी वजह ये थी कि उनके पास जो भी रुपया पैसा होता था वो गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया करते थे। चलें ठीक है, ऐसा बेटा कि आपने इनके मौलाना अल्ताफ़ सनहाली के अहम नुकात आपने लिख लेने हैं। अभी का आपका ये होमवर्क है, और जितना हमने ख़त्म किया है, हाफ हमारा चैप्टर ये हो गया है, इसके अल्फाज के मायने आप लोगों ने लिख लेने हैं। ठीक है, और बाकी का जो है इससे आगे ये होगा कि इसके बाद वाक़यात बयान किए जाएंगे, ताकि आप लोगों के ऊपर मज़ीद वाज़ेह हो जाए कि गालिब कैसी शख्सियत के मालिक थे। ये एक तरह से उसकी कह लीजिए कि स्टार्टिंग है, और ये आज आपने यहाँ तक ही ख़त्म करना है। यहाँ पर आप डेट डाल लीजिए और इसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।